Hello, all. A very good evening to all of you. Can you all hear me and see me? I'll share my screen. Okay, can somebody confirm if I'm audible and visible? Okay, all right. Perfect. So, okay, without wasting any time, let's start the session. I'll tell you a little about myself. So, I'm Arisha Nusrat. You can call me Arisha. And one second. So, yes, I'm from Delhi. I used to practice in the courts of Delhi, but now I've shifted to Hyderabad. So, I practice in the courts of Hyderabad now, and I'm slightly inclined towards criminal law. So I'm here to teach you IPC. We'll try to cover the important topics of IPC in about 2 classes. Okay, so we'll start from the very basics and we'll cover the topics and we'll try to take you to the advanced level as much as it's required. Okay, Anish is saying I'm not audible. Can someone confirm it quickly if I'm not audible? If anybody else is facing such an issue. Okay, so Anish, everybody is saying that I am audible. Okay, so it might be a problem at your end. All right, perfect. So also I'll be using a mix of Hindi and English, and I hope ये दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग कंफर्टेबल होंगे. अगर कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी हिंदी समझ नहीं आती या बिल्कुल इंग्लिश समझ नहीं आती तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. आई विल ट्राई टू यूज द अदर लैंग्वेज अ लिटिल मोर. ओके, ऑलराइट. सो let's start the session now. We have enough number of participants. So we'll start with elements of crime. और basic से start करेंगे. So IPC का subject is crime. IPC revolves around crime. Crime ही IPC का subject है. So let's understand first कि crime क्या होता है. Okay. So crime को कह सकते हैं it is a human conduct which is believed to be contrary to the society interest, societal interest. सोसाइटी का जो इंटरेस्ट है कलेक्टिवली सोसाइटल इंटरेस्ट, उसके अगेंस्ट कोई भी ह्यूमन एक्ट हो उसको हम कह सकते हैं क्राइम. ओके, एनी एनी एक्ट विच इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, वी कैन कॉल इट क्राइम. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग इज actus reus, then mens rea, थर्ड इज causation, that is actus reus और mens rea के बीच में लिंक, एंड द लास्ट थिंग इज इंजरी टू अ ह्यूमन बीइंग. किसी एनिमल को इंजरी कॉज हो रही है तो वो आईपीसी के अंदर डील नहीं होगा, वो उसके कोई लोकल लॉज होंगे, वो कहीं और डील होगा. यहाँ हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग की इंजरी की बात करेंगे आईपीसी में. ओके, अब इन चारों एलिमेंट्स को हम क्लोजली देखते हैं. actus reus and mens rea, these are Latin words. ओके, एक्टस मीन्स, इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक्टस का मतलब है कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंडक्ट. किसी एक कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस, उसका रिजल्ट. एंड रियस का मतलब है एनीथिंग विच इज पनिशेबल बाय लॉ. लॉ उसको पनिश करता हो, एनीथिंग उसको रियस का वो मतलब है. ओके, दिस एक्टस रियस इज द फिजिकल एलिमेंट और मेंस रे हमारा मेंटल एलिमेंट है. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो सपोज ए और बी है. ए के पास गन है और बी सामने खड़ा है और ए गन पकड़ के बी की तरफ पॉइंट कर रहा है. ओके, सो ए ने गन पकड़ के गन का ट्रिगर पुल किया और गोली चल के बी को लगी एंड बी गॉट इंजर्ड, या लेट्स से बी डाइड. सो यहाँ पे एक्टस रियस क्या है.
ओके, यहाँ एक्टिस रेस ट्रिगर पुल करना था या गोली उसको लगना और उसकी डेथ हो जाना, एक्टिस रेस क्या था? यहाँ अभी जो हमने समझा, एक्टिस रेस है एक रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट इज पनिशेबल बाय लॉ। सो जो ट्रिगर पुल किया ए ने, दैट वाज नॉट एक्टिस रेस, दैट वाज अ कंडक्ट, और उस कंडक्ट का रिजल्ट क्या है? डेथ ऑफ बी। तो यहाँ एक्टिस रेस क्या हुआ? डेथ ऑफ बी, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए's कंडक्ट, वो हमारा एक्टिस रेस हुआ। सो actus reus is a result of a human conduct that the law punishes. यहाँ ह्यूमन कंडक्ट था ट्रिगर पुल करना, और उसका रिजल्ट क्या था? बी की डेथ हो जाना। तो एक्टिस रियस हमारा ट्रिगर पुल करना नहीं, डेथ कॉज करना हुआ। ओके, आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। ओके, दिस वाज एक्टिस रियस, आई होप दिस एग्जांपल वाज क्लियर। बट कुछ केसेस में कंडक्ट और जो एक्टिस रियस होता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। कुछ कुछ केसेस में कंडक्ट ही एक्टिस रियस होता है, यू कैन से दैट। ये कौन से केसेस होते हैं? जो अटेम्प्ट के केसेस होते हैं। इसी एग्जाम्पल में उसने जो ट्रिगर पुल किया, बट बी मान लो बच जाता है, बी की डेथ कॉज नहीं हुई, सो उसका ट्रिगर पुल करना, वो कंडक्ट ही एक्टिस रियस बन जाएगा। बिकॉज अटेम्प्ट, ऐसे केसेस में अटेम्प्ट टू मर्डर एक ऑफेंस है, राइट? तो अटेम्प्ट इज पनिशेबल। सो इन सच केसेस कंडक्ट ही एक्टिस रियस हो जाता है, जहाँ अटेम्प्ट पनिशेबल है। ओके, any other example can be rash or negligence driving, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं हो रहा, राइट? सिर्फ आपकी नेग्लिजेंट ड्राइविंग इज इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट दैट ऑफेंस। सो इसमें किसी की डेथ कॉज नहीं हो रही, किसी को इंजरी कॉज नहीं हो रही, सिर्फ आपका उतना कंडक्ट ही पनिशेबल है, तो वो कंडक्ट ही आपका एक्टिस रियस बन जाता है। ये कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट कमिंग बैक, एक्टिस रियस हमारा, जस्ट रिमेंबर, एक ह्यूमन कंडक्ट का रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है, एंड रिजल्ट। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस मच। नेक्स्ट इज एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, स्पेसिफिक एक केस है, वेयर सपोज एक ऑफेंस है, वो सेम चीज दो या दो से ज्यादा एक्ट्स में पनिशेबल है। मान लो एक सेंट्रल लॉ है और एक कोई लोकल लॉ है, तो एक ही चीज दो या दो से ज्यादा एक्ट्स में पनिश की जा रही है। सो दिस इज अ जनरल रूल, जो एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, अगर सेम इंग्रेडिएंट्स है दोनों के, एक ही चीज है, तो दोनों में नहीं, किसी किसी एक में ही उसको पनिश किया जाएगा, किसी एक में ही उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ही शैल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। दिस इज सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट। ओके, दिस इज ऑल्सो अ जनरल रूल ऑफ क्रिमिनल लॉ। ओके, बट व्हाट इफ अगर एक सिमिलर चीज दो या दो से ज्यादा एक्ट्स में है और उनके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं? अगर इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, द चार्जेस कैन बी फ्रेम्ड अंडर बोथ, दोनों में चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं। ओके, ऑल्सो इफ टू डिफरेंट ऑफेंसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द सेम एक्ट, एक ही ट्रांजैक्शन से दो अलग अलग ऑफेंसेस निकल के आ रहे हैं, तो चार्जेस हैव टू बी फ्रेम्ड अंडर बोथ, दोनों में। अगर एक ही ट्रांजैक्शन में, सपोज बैंक लूटने को ही जा रहा है, तो उसी ट्रांजैक्शन में गार्ड को भी मार दिया और बैंक भी लूट लिया, तो चार्जेस हैव टू बी फ्रेम्ड अंडर बोथ। ओके, नाउ अभी हम उसकी बात कर रहे थे, इंग्रेडिएंट सेम होंगे तो ऑफेंस, जो चार्जेस फ्रेम होंगे वो किसी एक में ही होंगे, दोनों में नहीं होंगे। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हैं, तो चार्जेस दोनों में फ्रेम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल इस केस में, इस केस के थ्रू समझते हैं। संगीताबेन महिंद्रा पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012 का केस है। इसमें था दो ऑफेंसेस थे, एक सेक्शन 420 आईपीसी और अदर वाज सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। 420 आईपीसी होता है एग्रोवेटेड फॉर्म ऑफ चीटिंग, ओके, एंड 138 एनआई एक्ट होता है चेक बाउंस केस।
NIAT की तो आप लोगों की क्लासेस हो चुकी हैं, सो आई होप उसकी तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आप लोगों की। सो इस केस में सेक्शन 420 IPC चीटिंग एंड 138 NI एक्ट चेक बाउंस, ये दोनों ही एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में ये दोनों ऑफेंस कमिट हुए थे। सो इसने डिफेंस लिया कि इसमें सिंस बोथ ऑफ देम वर पार्ट ऑफ अ सेम ट्रांजैक्शन, सो किसी एक में चार्ज फ्रेम होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। सो कोर्ट ने बोला कि नहीं, दोनों ऑफेंसेस को अगर देखें तो द इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट, एंड सिंस द इंग्रेडिएंट्स आर डिफरेंट, तो accused was conducted under both of these sections। 420 IPC भी लगा था, सेक्शन 138 NI एक्ट भी लगा था, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट थे दोनों के। सो आई होप दिस वाज क्लियर। नाउ mens rea, we'll discuss mens rea now। So there's this Latin maxim, actus non facit ream nisi mens id rea, which says an act does not make one guilty unless the mind is also blameworthy। मतलब सिर्फ एक एक्ट से, एक रॉन्ग एक्शन से ही कोई गिल्टी नहीं हो सकता अनलेस उसके पास गिल्टी माइंड भी हो, उसकी इंटेंशन भी गिल्टी होनी चाहिए। सिर्फ एक्ट इज नॉट इनफ टू मेक समवन गिल्टी। दिस इज अ लैटिन मैक्सिम। मेंस रिया is again a Latin phrase, it means guilty mind। So if you notice one small difference, actus rea पीछे हमने पढ़ा, अब mens rea है, actus reus and mens rea। So this is actus reus, REUS, and mens rea में it's REA। So what is the difference between both? reus और ria में छोटा सा डिफरेंस होता है। रिया हमारा प्लूरल फॉर्म होता है एंड रियस सिंगुलर होता है। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि actus reus सिंगल एक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर एक्ट, और मेंस रिया, रिया प्लूरल है, तो देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटेंशन, सॉरी मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मेंस रिया। इंटेंशन हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, रीजन टू बिलीव, रिकलेसनेस, नेग्लिजेंस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं मेंस रिया के। सो इसीलिए हम प्लूरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉट सिंगुलर। ओके, सो मेंस रिया इज द मेंटल एलिमेंट बिहाइंड एनी क्रिमिनल एक्ट। किसी क्रिमिनल एक्ट के पीछे जो इंटेंशन, नॉलेज, जो भी क्रिमिनल मेंटल एलिमेंट होता है, गिल्टी माइंड होता है, वो मेंस रिया होती है। ओके, अब मेंस रिया इट्स अ मेंटल एलिमेंट, सो वो प्रूव करना इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट। वो हम कैसे प्रूव करते हैं? पर्सन के एक्शंस को लेते हैं, उसके मोटिव को लेते हैं, उसके सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, उसके आसपास कैसे उसने रिएक्ट किया, क्या कंडक्ट था उसका, इस तरह की चीजों से उसके कलेक्ट करके देखते हैं कि वैसे प्रूफ होता है मेंस रिया। देयर इज नो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ कोर्स। नाउ इसके टाइप्स हो सकते हैं इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस। ओके, इंटेंशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेंस रिया। देन उसके नीचे होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब कॉन्शियसनेस। इंटेंशन इज वेरी डायरेक्ट, हाईएस्ट डिग्री। फिर उसके नीचे होता है नॉलेज, लाइक आई सेड, कॉन्शियसनेस, किसी चीज के लिए अवेयर होना कि हाँ ये जो मैं कर रहा हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आ सकता है, कि शायद जो मैं करने जा रहा हूँ शायद इससे प्रोबेबली इसकी डेथ हो सकती है। ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस इज नॉलेज। देन अदर थिंग इज रेकलेसनेस। रेकलेसनेस और रैशनेस एक ही चीज है। ये होता है इनडिफरेंस टू कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब मान लो बाइक पे ट्रिपलिंग करते हुए बहुत तेज स्पीड में लोग जा रहे हैं, सो ये इनडिफरेंस टू कॉन्सिक्वेंस कि जो देखा, जो जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब अभी जो भी उन्हें पता है इतनी तेज स्पीड पे जा रहे हैं और ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं, कोई रेड लाइट ब्रेक करते हुए जा रहे हैं, सो
इससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई दूसरे के हम जाके लग सकते हैं, किसी की डेथ भी कॉज हो सकती है, बट चलो जो होगा देखा जाएगा। दिस इज, बट कुछ हो सकता है ये तो पता है, बट ठीक है तभी का तब देखेंगे। दिस इज रेकलेसनेस। देन अनदर थिंग इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होती है इफ अ पर्सन हैज अ ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ समथिंग एंड दैट पर्सन, उसके पास ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ समथिंग, बट डिस्पाइट दैट ड्यूटी ही ब्रीचेस इट। ओके, एक डॉक्टर की अगर बात लेते हैं, उसको ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है, ऑपरेट करना है किसी पेशेंट पे, और उसको, उसके पास ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल मेजर्स, उसको ऑपरेशन करने से पहले डिसइंफेक्ट करना है चीजों को, और ग्लव्स पहनने हैं, अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आर देयर, आई डोंट नो। सो वो सब, दैट डॉक्टर हैज अ ड्यूटी टू केयर, बट वो ड्यूटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, और वो सोचता है हाँ ठीक है छोड़ देते हैं, अभी टाइम कम है और कुछ नहीं होगा। ओके, उसका इरादा नहीं है, वो इंटेंशन नहीं है, बहुत लो लेवल हो गई है मेंस्ट्रुआ का, बट he breaches his duty to take care. That is negligence. He is being negligent here. Okay. So ये types of menstruation होते हैं. Now let's discuss two cases. Okay. Listen very carefully. आप लोग, मैं एक चीज पूछूंगी and please try to answer it. मैं facts बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला केस हम जिसकी बात करेंगे वो है आर वर्सेस प्रिंस। इसमें जो एक्यूज था, he was a man and he was charged with taking a minor girl out of her father's possession। मतलब एक लड़की थी, माइनर थी, एंड उस लड़की को लेके वो गया था अगेंस्ट हर फादर्स विशेस। ओके, एंड जब इसको किडनैपिंग के लिए चार्ज किया, तब इसने बोला कि अच्छा ये माइनर थी, मुझे तो नहीं पता था ये, एंड इसको देख के तो नहीं लगता ये माइनर है, एंड शी एक्चुअली लुक्ड ओल्डर, वो 18 प्लस लगती थी। तो दिस मैन सेड दैट ओके आई रीजनेबली बिलीव दैट शी इज अ मेजर, और मुझे इसको देख के लगा भी नहीं, कभी नहीं लगा कि ये माइनर है, और ना इसने बताया, एंड आई रीजनेबली बिलीव्ड कि ये मेजर है, ये माइनर नहीं थी, मुझे नहीं, मैं ये समझ रहा था अभी तक। ओके, तो कोर्ट सेड दैट योर रीजनेबल बिलीव दिस इज नॉट अ डिफेंस, यू कैन नॉट टेक दिस डिफेंस कि आपको लगा ऐसा, थोड़ा इंक्वायरी कर लेते तो पता चल सकता था, एंड तुम्हें पता चल जाता कि ये एक माइनर है। सो कोर्ट रिजेक्टेड हिज रीजनेबल बिलीव। ओके, ये ओके, सो रिमेम्बर दिस केस। नाउ अनदर केस, वो नेक्स्ट स्लाइड में है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो दूसरे केस की हम बात करने जा रहे हैं वो है क्वीन वर्सेस टॉल्सन। इस केस में एक लेडी थी, उसका हस्बैंड एक शिप में किसी काम से गया था, और वो लौट के नहीं आता, जब उसको वापस आना चाहिए था तब उसका पूरा शिप ही नहीं आता, शिप में जितने लोग थे कोई भी नहीं आता। वो काफी वेट करती है कि शायद मेरा हस्बैंड वापस आएगा, बट 6 साल गुजर जाते हैं, एंड सब बोलते हैं कि शायद उनका शिप कहीं डूब गया होगा, और ऑल ऑफ देम आर डेड, सो योर हस्बैंड इज प्रोबेबली डेड। तो 6 साल तक वो वेट करती है, उसका हस्बैंड नहीं आता। सो फाइनली आफ्टर 6 years she decided to remarry, she decided to marry someone else। 6 साल के बाद उसकी शादी होती है किसी और के साथ। शादी होने के बाद कुछ ही महीने में उसका जो पुराना हस्बैंड था वो वापस आ जाता है, एंड शी सेड ओके आई थॉट यू वर डेड एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिटर्न एट ऑल। सब लोग बोल रहे थे दैट यू आर डेड, एंड आई डोंट नो ये कैसे हुआ, बट आई डिड नॉट कमिट बाइगेमी। उस पे बाइगेमी का चार्ज लगा, एंड दिस वुमन, शी सेड, इसने कोर्ट में बोला कि ओके आई रीजनेबली बिलीव्ड दैट माय हस्बैंड वाज डेड, मुझे ऐसा लगा था ये नहीं है अब जिंदा, एंड दिस वाज द रीजन दैट आई मैरिड समवन एल्स, एंड दिस वाज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सो कोर्ट ने यहाँ बोला कि योर रीजनेबल बिलीफ इज अ वैलिड डिफेंस। आपने जो आपका रीजनेबल बिलीव कि आपका हस्बैंड मर चुका है, ये एक वैलिड डिफेंस है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट
तो था यहाँ पे, तो आपको कोई सजा नहीं होगी, इट्स जस्टिफाइड। सो यू नो व्हाई दिस डिफरेंस, आर वर्सेस प्रिंस में यहाँ पे भी इस मैन की कोई मेंस या कोई गिल्टी इंटेंशन तो नहीं थी कि मैं एक माइनर लड़की को लेके जाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं था। ही एक्चुअली बिलीव्ड दैट शी इज अ मेजर, बट कोर्ट रिजेक्टेड दिस रीजनेबल बिलीफ इन दिस केस। बट क्वीन वर्सेस टॉल्सन में कोर्ट एक्सेप्टेड हर रीजनेबल बिलीफ। व्हाई दिस डिफरेंस, ऐसा क्यों हुआ? व्हाट डू यू थिंक? ट्राई टू आंसर, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ऐसा डिफरेंस क्यों आया। Piyush, you are saying, okay, what you are saying is correct, but I want reason, reasoning कि इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्यों आया। Alvina is saying women took reasonable steps to ensure the return. उसने क्या reasonable steps लिए होंगे इंतजार करने के अलावा? Okay, a lot of answers. All right. Okay. Few good answers also. नूरुज़्ज़मा बोल रहे हैं कि both case deals with different footing. Okay, but how? Reasonable belief की बात हो रही है तो how? Okay, I'll tell you. Okay, one long answer. One second. It's so long that I think it's copy pasted. Is it? Shri. Okay, anyway. Okay, I'll show you the next slide. We just discussed this case, Queen versus Tolson. And ये जो भी यहाँ लिखा है मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस इसीलिए आया बिकॉज आर वर्सेस प्रिंस और क्वीन वर्सेस टॉल्सन, ये दोनों केसेस अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे डिसाइड हुए थे। ओके, उससे पहले ये जान लेते हैं कि दो तरह के हम ऑफेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है मेलम इन से, अगेन अ लैटिन फ्रेज मेलम इन से, विच आर एक्ट्स रॉन्ग इन इटसेल्फ, ऐसे एक्ट्स जो अपने आप में ही गलत होते हैं। ठीक है, जिसको हमें कोई ऐसा रिटन कोई लॉ नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी रीजनिंग नहीं चाहिए कि ये क्यों गलत है। हमें कोई वी डोंट नीड अ लॉ टू टेल अस कि ये गलत है। ओके, ऐसा नहीं कि आज से ये लॉ पास हुआ तो अच्छा अब ये चीज अब से पनिशेबल है। ये ऐसे एक्ट्स होते हैं जैसे कि किडनैपिंग, ये ऐसा एक्ट है जो खुद में गलत है, इट्स अ रॉन्ग इन इटसेल्फ। मर्डर, रेप, दीज आर ऑफेंसेस विच आर रॉन्ग इन इटसेल्फ। ओके, और ऐसे केसेस में रीजनेबल बिलीफ डिफेंस नहीं होता। दूसरी कैटेगरी होगी मेलम प्रोहिबिटम, ये वो एक्ट्स होते हैं विच आर रॉन्ग ओनली बिकॉज अ स्टैट्यूट प्रोहिबिट्स देम। ये वो एक्ट्स हैं कि अगर हम किसी स्टैट्यूट ने, किसी लॉ ने लिख दिया कि आज से ये पनिशेबल होगा, आज से ये प्रोहिबिटेड है, तो हम बोलेंगे अच्छा तो ठीक है आज से ये नहीं करना। ओके, दे आर नॉट एक्ट्स लाइक कि ओके ये अपने आप में गलत है, वैसे नहीं होते ये एक्शंस। वैसे होते हैं कि स्टैट्यूट बोल रहा है ये गलत है एंड वी आर बिलीविंग इट, वी हैव टू ओबे। ओके, दीज काइंड्स ऑफ एक्ट्स आर मैलम प्रोहिबिटम। Okay, so you got two kinds of offenses, malum in se और malum prohibitum. Malum in se जो हमने पहले डिस्कस किया, acts wrong in itself, ये इसमें reasonable belief is not a defense. Okay, and malum prohibitum में reasonable belief is a valid defense. So R versus Prince जो हमने केस डिस्कस किया, okay,
ये था मैलम इन से, किडनैपिंग इज एन एक्ट रॉन्ग इन इटसेल्फ, और उसमें रीजनेबल बिलीफ ऑफ अ पर्सन इज नॉट अ डिफेंस। इसीलिए कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और बोला योर रीजनेबल बिलीफ इज नॉट अ डिफेंस। एंड अदर केस वाज क्वीन वर्सेस टॉल्सन। इसमें this act, bigamy, this was, and this was malum prohibitum. It is an act which is wrong only because a statute prohibits it. स्टैच्यूट ने लिख दिया कि बाइगमी पनिशेबल होगी, तो हम मान रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें ऐसे केसेस में रीजनेबल बिलीफ इज अ वैलिड डिफेंस। नाउ हमने ये केसेस डिस्कस कर लिए हैं। कुछ मेंस्ट्रिया के एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ केसेस होते हैं जहां मेंस्ट्रिया देखने की जरूरत ही नहीं है। मेंस्ट्रिया हो या ना हो, आप गिल्टी हैं, आपको कन्विक्शन मिलेगा। तो पहला हो गया स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। ओके, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में मेंस्ट्रिया की जरूरत नहीं होती। हम अभी किडनैपिंग की बात कर रहे थे। किडनैपिंग इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। ओके, उसमें अगर द एक्टस रियस इज देयर, मेंस्ट्रिया देखने की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, हो गया तो कन्विक्शन, दैट्स इट। देन पब्लिक न्यूसेंस। अगर आप पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट होगी। आप ये नहीं कह सकते अच्छा पब्लिक न्यूसेंस कॉज हो रहा था, मेरा तो इरादा ही नहीं था पब्लिक न्यूसेंस कॉज करने का। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आपके इरादे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये मेंस्ट्रिया का एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन इज इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसा। मतलब अगेन अ लैटिन फ्रेज, इसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा ये ऑफेंस कमिट हो गया और ये पनिशेबल है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पनिशेबल है और ये कहाँ लिखा है दिखाओ, अच्छा अब से नहीं करूंगा, ये आप नहीं कह सकते। आपको नहीं पता था कि ये ऑफेंस है, आपको नहीं पता था कि ये प्रोहिबिटेड है, तो ये आपकी गलती है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, देन द लास्ट एक्सेप्शन इज, अगर कोई ऐसा केस है जहां मेंस रिया को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, मेंस रिया, आई टोल्ड यू कैसे हम प्रूव करते हैं, कंडक्ट से, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से। सो कुछ केसेस होते हैं जहां मेंस रिया को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर प्रूफ कर भी दें, इतने एफर्ट्स लगा के प्रूफ कर भी दिया जाए, तो पेनल्टी जो है वो बहुत छोटा सा कोई फाइन है, 50-100 रुपए का, जैसे इतना छोटा सा फाइन है। तो ऐसे केसेस में द एक्यूज मे बी फाइंड विदाउट द स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मेंस्ट्रिया। तो कोर्ट बोलता है ठीक है, छोड़ो मेंस्ट्रिया, दे दो यार 50 रुपए और केस खत्म करो। इस तरह से हो सकता है। ओके, भवांशी सिंह, दो मैक्सिम समझ नहीं आए। मैं, जिसको और को समझ नहीं आए तो आई जस्ट क्विकली रिपीट इट। मैलम इनसे और मैलम प्रोहिबिटम। मैलम इनसे वो ऑफेंसेस होते हैं जो अपने आप में रॉन्ग होते हैं, अपने आप में गलत होते हैं। एनी रीजनेबल पर्सन विल से कि ओके दैट थिंग हैपेंड, ये ऑफेंस हुआ है, ये तो बहुत बुरा हुआ। ओके, जैसे किडनैपिंग, एब्डक्शन, मर्डर, ये ऐसे ऑफेंसेस हैं कि कोई ऐसे नहीं कह सकता कि अच्छा ये गलत है, कहाँ लिखा है बताओ। ये कोई भी रीजनेबल पर्सन विल से कि ओके दीज आर एक्ट्स रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड दीज आर रॉन्ग, दीज आर पनिशेबल। ये वैसे हायर डिग्री एक्ट्स, हायर डिग्री ऑफेंसेस मैलम इन से उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है मैलम प्रोहिबिटम। वो ऐसे एक्ट से डील करता है जो हम मानते हैं कि ये गलत है जस्ट बिकॉज ये एक स्टैच्यूट ने कह दिया कि ये गलत है, तो हम बोलते हैं ठीक है, ये इसने यहाँ पे लिखा है कि ऐसा नहीं करना, सो इट इज रॉन्ग। और ऐसे केसेस में वेयर वी आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट द स्टैच्यूट इज टेलिंग दैट इट इज रॉन्ग, ऐसे केसेस में रीजनेबल बिलीफ एक वैलिड डिफेंस होता है। और मैलम इन से रॉन्ग इन इटसेल्फ, इसमें रीजनेबल बिलीफ वैलिड डिफेंस नहीं होता है। सो आई होप this is clear now. I'm moving forward. We've discussed exceptions of mens rea. Now, the third element of crime is causation in crime.
कॉजेशन समझते हैं क्या होता है इन सिंपल वर्ड्स। अभी हमने मेंस रे और एक्टिस रेस पढ़ा, इन दोनों के बीच का लिंक कॉजेशन होता है। सो आई विल फर्स्ट गिव यू एन एग्जांपल, उस एग्जांपल से हम फिर समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं शूटिंग वाला। ए और बी, ए हमने पिछले एग्जांपल में ए के पास गन थी, उसने बी को शूट किया था। लेट्स से ए और सी दो लोग हैं और यहाँ बी खड़ा है, पहले वाले एग्जांपल की जैसे। ए और सी दोनों के हाथ में गन्स हैं, ओके, एंड बोथ आर ट्राइंग टू शूट बी, ओके। दोनों बी को शूट करना चाहते हैं। अब ए ने गोली चलाई बी को, और वो लेट्स से मिस हो जाती है, बी को नहीं लगती। अब सी के पास भी गन थी, सी शूट करता है और बी को हिट करती है उसकी बुलेट और बी मर जाता है, बी डाइज। नाउ हमने ए और सी को लिया था और बी की डेथ हुई। सो ए ने टारगेट मिस किया, ए डिड नॉट कॉज डेथ ऑफ बी, बट सी कॉज्ड डेथ ऑफ बी, ओके। सो यहाँ पे एक्टिस रियस की अगर बात करें, अभी हम ए की बात करें जिसकी गोली बी को नहीं लगती है, ओके। आई थिंक आई जस्ट ड्रॉ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ये है ए, ये है सी, एंड दिस इज बी, ओके। पहले ए गोली चलाता है एंड ही मिसेस हिज टारगेट, बी को नहीं लगती, कुछ नहीं हुआ। सी गोली चलाता है और बी को लग जाती है, ओके। नाउ बी इज डेड और बी को सी की गोली लगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए, ओके। ए के एक्टिस रियस को देखते हैं। एक्टिस रियस वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंडक्ट, कंडक्ट था गोली चलाना, कॉन्सिक्वेंस था डेथ होना। तो कॉन्सिक्वेंस डेथ तो हो गई बी की, बी इज नो मोर, राइट। तो एक्टिस रेस तो है, बी इज नो लॉन्गर अलाइव, बी इज डेड, एक्टिस रेस तो है। मेंस रेया था डेथ कॉज करना, उसको उसके पास मोटिव भी है, इंटेंशन थी टू कॉज डेथ ऑफ बी। सो वो भी प्रेजेंट है, वो बस निशाना नहीं लगा, वो बात अलग है। तो यहाँ एक्टिस रेस भी है ए के लिए और मेंस रेया भी है, बट क्या हम कह सकते हैं कि ए ने बी को मारा है? सो द आंसर इज नो, नहीं कह सकते, बिकॉज ए ने बी को नहीं मारा, बट एक्टिस रेस भी है, मेंस रेया भी है, मारा तो सी ने है। सो व्हाट इज मिसिंग हियर इज कॉजेशन। एक्टिस रेस और मेंस रिया के बीच में लिंक नहीं है, कॉजेशन इज मिसिंग। सो ए को हम इसीलिए बी के मर्डर के लिए गिल्टी नहीं कह सकते। सो यू नाउ अंडरस्टैंड कॉजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ I'll erase this. Okay. So now causation क्या होता है समझ लेते हैं। I told you, I told you it's a link between actus reus and mens rea, and you know this relationship between actus reus and mens rea, we can say conduct और result के बीच की जो relationship है, उसको हम causation कह रहे हैं। So a person can be held liable only when there is direct causation. This phrase is important. Direct causation होना चाहिए, and the act must be causa causans. Latin phrase again. Causa causans मतलब immediate cause of the effect. C ने अगर शूट किया और C की बुलेट लगी भी B को, so this was the immediate cause of the effect. उसने गोली चलाई और B की डेथ कॉज हुई, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉजेशन था। ए के लिए उसने टारगेट मिस किया था, ए के लिए डायरेक्ट कॉजेशन नहीं था, ओके। सो आई होप दिस एग्जांपल वाज क्लियर। नाउ ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे
द एक्ट मस्ट बी कॉज अ कॉजेंस, मतलब इमीडिएट कॉज ऑफ द इफेक्ट होना चाहिए, या फिर देर मस्ट बी नो नोवस एक्टस इंटरवीनियंस, मतलब कोई भी न्यू एक्ट बीच में इंटरवीन ना करे, बीच में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि चेन ऑफ कॉजेशन जो होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए, बीच में कोई एक्ट इंटरफेयर ना करे, अदरवाइज विल से कि चेन ऑफ कॉजेशन कंप्लीट नहीं है, बीच में ब्रेक हो गई, ओके, डायरेक्ट नहीं रहेगी फिर कॉजेशन। एंड अगर कॉजेशन, चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हो जाती है, बीच में किसी और का कोई एक्शन आ जाता है, बट लेट्स से तब भी डेथ कॉज हो गई, डायरेक्ट कॉजेशन नहीं थी लेकिन फिर भी रिजल्ट वही रहा, इन सच केसेस अगर चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हो जाती है, देन अगर चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हो जाती है, देन वी कैन नॉट से दैट द पर्सन विल बी हेल्ड लायबल इवन इफ ही एक्टेड नेग्लिजेंटली, अगर नेग्लिजेंस है तब भी चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आई टेक वन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। सपोज ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, उसने नाइफ से उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। सो अब एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस उसको लेके जाती है, अब रास्ते में एम्बुलेंस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, और उसको, जो पेशेंट था उसको और चोट पहुंचती है, थोड़ी सी सही, बट उस कंडीशन में उसको थोड़ी और चोट पहुंचती है। अब उसको उस हॉस्पिटल स्टाफ लेके जा रहा होता है, और बीच रास्ते में उसको गिरा देते हैं वो लोग। सो ये जैसे एक्शंस होते जा रहे हैं, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहां पे डॉक्टर नेग्लिजेंस कर देता है, वहां पे उसको इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, एंड देन उसके ट्रीटमेंट में कोई गलती हो जाती है, एंड अल्टीमेटली ही डाइज। सो यहाँ पे चेन ऑफ कॉजेशन कितनी बार ब्रेक हुई, कितने सारे एक्शंस बीच में इंटरवीन कर रहे थे, राइट? सो this is the principle, no novus actus interveniens, there should be no new act intervening, because ऐसे एक्शन से चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक हो सकती है, so the person cannot be held liable for his death। बट वो जो बीच में इंटरवीन कर रहे हैं न्यू एक्ट्स, वो थोड़े सब्सटैंशियल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने खरोच मार दी और कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि दिस ब्रेक्स द चेन ऑफ कॉजेशन, इतनी छोटी चीज भी नहीं होनी चाहिए, द it should be substantial। okay, now in case of multiple causation, अभी हमने मल्टीपल कॉजेशन की ही बात की थी, तो उसी को ध्यान में रखिए। if the result is too remote and accidental in its occurrence, then there is no liability। मतलब मल्टीपल, वही सेम चीज है, मल्टीपल कॉजेशंस में अगर जो एंड रिजल्ट है वो बहुत रिमोट और एक्सीडेंटल है, देन इट वोंट अफेक्ट। ओके, वेयर एक्यूज्ड एक्टेड नेग्लिजेंटली, अगर एक्यूज्ड नेग्लिजेंटली एक्ट कर रहा है, तो उसके लिए इट हैज टू बी प्रूव्ड दैट द एक्ट वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज नेग्लिजेंस। सपोज वो जो, इसी एग्जांपल पे वापस आते हैं मल्टीपल कॉजेशंस पे। सपोज जो जिसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था, लेट्स से वो इतना सीरियस नहीं था, वो एक फ्रैक्चर ही था बस, फ्रैक्चर भी ग्रीवियस हर्ट में आता है, राइट? वो इतना ही था बस, बट बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, एंड जो हॉस्पिटल स्टाफ की नेग्लिजेंस थी, ये सारे अगर एक्ट्स यू नो इतने सब्सटैंशियल होते हैं अपने इन इन देयर नेचर, कि फाइनली उसकी डेथ कॉज होती है, सो ऑफ कोर्स जिसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था उसकी लाइबिलिटी अब नहीं रहेगी। ओके, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेशन। सो आई होप दिस वाज क्लियर, and of course it has to be proved that the negligence, the act was the direct result of his negligence, मतलब डेथ नेग्लिजेंस की वजह से ही हो रही है, देन लायबिलिटी होगी। ओके, कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि पीपीटी मिल जाएगी ना, और यू नो सम अदर क्वेश्चंस टू। सो आई जस्ट से होल्ड योर क्वेश्चंस, अभी जब तक टॉपिक चल रहा है तब तक तो आप अपने डाउट्स थोड़े होल्ड करके रखिए, और एक टॉपिक खत्म होने के बाद मैं ये आपके डाउट्स को आंसर करूंगी। ओके, देन दिस इज वन रूल, हिंस कल रूल, हिंस कल रूल।
this says that the defendant must take the victim as it is. Let's say A causes hurt to B and simple hurt, पर B मर जाता है, तो ए कैन नॉट से कि अच्छा आई डोंट नो, या ग्रीवियस हर्ट ही ले लेते हैं, सिंपल हर्ट तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया। सो ग्रीवियस हर्ट से उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज बी वाज ऑन ब्लड थिनर्स, जो खून को पतला करने की दवाई होती है। सो सम पीपल टेक इट, मेडिकल कंडीशन हो सकती है। सो बिकॉज ऑफ दोज मेडिसिन वो एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर जाता है। So this person A cannot say कि I did not know of his condition, उसकी इतनी वीकनेस और सेंसिटिविटी के बारे में मुझे पता ही नहीं था। ओके, सो नॉर्मल पर्सन तो नहीं मरता ना, ऐसे डिफेंड ऐसे एक्यूज नहीं बोल सकता। ओके, ही मस्ट टेक हिज विक्टिम एज इट इज, उसकी जो भी कंडीशन है वो उसका डिफेंस नहीं बन सकता एक्यूज का। So this is thin skull rule. Causation के questions में you can remember this. Okay, and then there's this important case. It's a landmark case. काफी पुराना केस है, R versus Blow. इसमें क्या हुआ था, विक्टिम जो थी she was a Jehovah's Witness. Jehovah's Witness briefly मैं बता देती हूँ। ये एक सेक्ट होते हैं जिनका रिलीजियस बिलीफ होता है कि हम जस्ट इतनी की जरूरत है जानने की कि ये लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेते। ओके, सो इफ समथिंग हैपेंस, जेहोवाज विटनेस के केसेस आते हैं कि ये लोग ब्लड चढ़ने से मना कर देते हैं, ट्रीटमेंट लेने से मना कर देते हैं। सो बिकॉज इनका रिलीजियस बिलीफ ऐसा होता है, देयर दैट सेक्ट ऑफ पीपल। सो यहाँ भी एक जेहोवाज विटनेस की ही बात हो रही है। एक्यूज जो था इस केस में, उसने नाइफ से एक लड़की को स्टैप करा, एंड वो जो लड़की थी वो एक जेहोवाज विटनेस थी। अब आफ्टर बीइंग स्टैप्ड बाय द एक्यूज्ड, वो हॉस्पिटल में लेके जाते हैं उसको वहां पे, और हॉस्पिटल में उसको ब्लड चढ़ना था, उसको ब्लड लॉस हो रहा था काफी, तो उसको ब्लड चढ़ाना था, एंड शी डिनाइड दैट ट्रीटमेंट। एंड बिकॉज शी डिनाइड दैट ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट से उसकी जान बच सकती थी डेफिनेटली, बट लॉस ऑफ ब्लड की वजह से, बिकॉज शी डिनाइड द ट्रीटमेंट, उसकी डेथ हो जाती है। सो द एक्यूज्ड सेड अच्छा ये इसका बिलीफ ऐसा था तो मैं क्या करूं, इसको तो इजीली बचाया जा सकता था और ये ट्रीटमेंट से इसकी डेफिनेटली जान बच जाती, बट जस्ट बिकॉज उसने मना कर दिया और उसकी जान चली गई, शी डाइड बिकॉज ऑफ हर डिसीजन, सो आई शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डेथ। So court in this case held that stabbing, उसने जो उसको चाकू से मारा, नाइफ से मारा, that stabbing was the substantial and operating cause of death. उस स्टैबिंग, वो स्टैबिंग मेन कॉज ऑफ डेथ था, उसके डिसीजन से उसकी डेथ नहीं हुई है, स्टैब करने की वजह से उसकी डेथ हुई है। सो ऐसे केसेस में द इम्पॉर्टेंट थिंग टू सी इज व्हाट इज द सब्सटैंशियल कॉज ऑफ डेथ, सब्सटैंशियल एंड ऑपरेटिंग कॉज ऑफ डेथ। ये फ्रेज आप अगर अपने आंसर्स में लिखें तो दिस फ्रेज इज इंपॉर्टेंट, इट वुड बी नाइस। सो कोर्ट यूज दिस फ्रेज एंड सेड स्टैबिंग उसका सब्सटैंशियल और ऑपरेटिंग कॉज ऑफ डेथ था, ना कि उसका ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर देना। ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर दिया, उससे चेन ऑफ कॉजेशन ब्रेक नहीं हुई। ओके, सो स्टैबिंग अभी भी सब्सटैंशियल और ऑपरेटिंग कॉज ऑफ डेथ ही रहेगी। ओके, सो दिस पर्सन वाज कन्विक्टेड फॉर हर मर्डर। नाउ हमने एलिमेंट्स ऑफ क्राइम देख लिए, एंड आई होप दिस वाज क्लियर। बीच में एक दो क्वेश्चंस आ रहे थे, आई विल क्विकली आंसर। Deepti is asking, will A be liable for attempt if B dies from C's bullet? Okay, so I think you're referring to that same illustration, A, B or C wala. A missed the target and C got it. So you're asking A attempt की liable होगा कि नहीं? Of course होगा liable. A will be liable for attempt to murder, but
सी की बुलेट लगी थी, तो सी एक्चुअली मर्डर की रिलायबल होगा. सो एंड ऑल दोज हु आर आस्किंग पीपीटी मिल जाएगी क्या? सो पीपीटी वी विल सेंड यू आफ्टर द क्लास. एक्चुअली कल की क्लास के बाद पीपीटी मिलेगी आपको, बिकॉज इट्स द सेम पीपीटी एंड इट विल टुमारोज क्लास आल्सो विल बी इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पीपीटी ओनली. ओके. रोशन, यू आर आस्किंग अबाउट स्लॉट्स. वो प्लीज क्लास के बाद इसके बारे में बात करते हैं. टुवर्ड्स द एंड आई विल be talking about this slots. Yes, there are last few slots available, but about the course and all वो बाद में बात करते हैं. Okay. PPT and जो book के बारे में बात कर रहे हैं, I'm not answering these questions right now. ये आप बाद में पूछ लीजिएगा, अभी टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे ड्यूरिंग द क्लास. सो वी हैव कवर्ड एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. अब हम इंडियन पिनल कोड पे आते हैं. बेसिक्स कवर हो गए जितने इंपॉर्टेंट थे. नाउ Indian Penal Code 1860. Let's look at the details, few details about this. So, first law commission ने ड्राफ्ट किया था IPC, which was headed by Thomas Babington Macaulay. ये प्रीलिम्स में कभी-कभी आ जाता है. Who was the father of IPC ऐसे करके. Thomas Babington Macaulay is the answer. Okay. Now, IPC is a consolidation of existing laws, approved practices and social customs. So IPC जब आया था, ये एक अटेम्प्ट था सब्सटैंशियल क्रिमिनल लॉ को कंबाइन करके कंबाइन करके कोडिफाई करने का. एक सिंगल रेफरेंस, एक सिंगल पीनल कोड. जब IPC आया था तब बहुत सारे सोर्सेस थे, बहुत सारे bits and pieces में laws थे, practices, customs, these were prevalent. So IPC consolidated the existing laws, all the not all but only the approved practices. बहुत सारी practices थी. So approved practices or customs, and it attempted to codify the substantive criminal law. इसीलिए this is the reason we call it code. Okay. Now there are two things, proscriptive and prescriptive. IPC का नेचर है proscriptive, not prescriptive. Proscriptive, prescriptive laws क्या होते हैं? फर्स्ट कैटेगरी proscriptive laws वो बात करती है ऐसी चीजों के बारे में what we should not do, हमें क्या नहीं करना, वो laws ये सब बताते हैं. एंड prescriptive laws नाम से ही पता चल रहा है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. दे ले डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज, और वो बताते हैं, फोकस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. सो अबाउट द नेचर ऑफ IPC इज प्रोस्क्रिप्टिव नॉट प्रेस्क्रिप्टिव. ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना. ओके. बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स पनिशेबल. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. दो चीजें हमने देखी थी, मैला प्रोहिबिटा एंड मैला इनसे. ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, ये हमने अभी पीछे 2 बार देखा, काफी डिटेल में देखा. सो आई होप दिस इज क्लियर ऑलरेडी. नाउ अनदर थिंग इज, 2 तरह के ऑफेंसेस होते हैं. एक होता है फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस, अनदर इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस. फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस होते हैं जिसमें रिक्वायरमेंट इज एक्टिस रियस एंड मेंस रिया दोनों चाहिए. एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में मेंस रिया की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक्टिस रियस प्रूव करना होता है. सो IPC की बात करें तो IPC में दोनों कवर हो रहे हैं. फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस तो डेफिनेटली हो रहे हैं जिसमें एक्टिस रियस और मेंस रिया दोनों प्रूव करने की जरूरत है. एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस भी कवर हो रहे हैं जिसमें सिर्फ एक्टिस रियस दिखा दो, देन इट्स इनफ, मेंस रिया की बात नहीं होती. ओके. जैसे कि किडनैपिंग, पीछे हम बात करते आ रहे हैं इसी की. सो IPC दोनों तरह के ऑफेंसेस को कवर करता है. ओके. नाउ IPC डज नॉट एक्सटेंड टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल. कुछ लोगों पे IPC अप्लाई नहीं होता कि वो, इट्स जस्ट अ लिस्ट which you will have to remember. First is foreign sovereign, then diplomats, alien enemies, foreign army and warships, president of India and governors. इन सभी लोगों पे IPC अप्लाई नहीं होता.
ओके, इनको हम आईपीसी के अंडर चार्ज नहीं कर सकते। ओके, सो यू विल जस्ट हैव टू रिमेम्बर, इसमें लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम ऑफ कोर्स 2 क्लासेस में आईपीसी कितना ही कवर कर पाएंगे, इट्स वेरी लेंदी एंड वास्ट। सो जितना पूरा आईपीसी तो क्लासेस में ही होगा, कोर्स में। बट इन 2 क्लासेस में आई वांट टू कवर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो culpable homicide and murder is one of the most important, one of the most asked topic in the exams। मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। और दोनों के डिस्टिंक्शन भी बहुत ब्लरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ जाता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जस्ट अलाउ मी अ मिनट, माय लैपटॉप इज connected but not charging. I want to switch it on. I'll be back in just a minute. Okay, so sorry for that, and I'm back. So let's start this fresh topic, culpable homicide and murder. We'll first discuss culpable homicide, then we'll come to murder, and then we'll discuss the differences. It's slightly lengthier, so start करते हैं, but it will be interesting. अभी तक जो भी हमने कवर किया वो थोड़ा बेसिक्स था, थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा था, तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, but this will be an interesting discussion. So let's start. First, culpable homicide and murder, इसमें differences बहुत आते हैं. So differences we'll discuss in detail, but just know that अभी पीछे हमने डिस्कस किया how Macaulay was the head of the first law commission जिसने पास किया था IPC, but Macaulay died in the year 1859. Okay, and IPC आया है उसके बाद 1860 में. So Macaulay was not there when IPC was actually enacted, when it was passed. So ये ड्राफ्ट, लेकिन हम फादर उसी को बोलते हैं फिर भी. बट द थिंग इज, जब ये पास हुआ था तब मकाउले वाज नॉट देयर, बट जेम्स फिट्ज स्टीफन वाज देयर, जो एविडेंस एक्ट के फादर है. ही वाज देयर एंड ही पॉइंटेड इट आउट दैट जो आईपीसी का पूरा, he was not very happy with IPC, how it is written, and especially the distinction between culpable homicide and murder. He pointed it out. He said that this is the weakest point of IPC. इसमें differences apparent है ही नहीं. This such a thin line, it's so blurry. culpable homicide और murder के differences इतने blurry हैं कि ये पूरे एक्ट का, पूरे कोड का weakest point है. He gave this criticism. Okay, so differences हम discuss करेंगे, but पढ़ते टाइम अगर ऐसा लगे कि ये तो सेम है, so don't feel bad because you're not the only person, you're not alone जिसको ऐसा लगता है. Okay, so let's start. Section 299, culpable homicide. मैं आईपीसी की बेर एक्ट शेयर करती हूँ. Can you all see the screen? Can you all see the Ware Act? Okay, that's great. Before coming to the definition, I just want to say culpable homicide. This is again, homicide. This is a Latin phrase. If we divide it
it into two components, homie और side. So homie का मतलब होता है कट करना, लिटरल मीनिंग अगर देखें तो, और साइड, सॉरी, होमी का मतलब होता है मैन एंड साइड का मतलब होता है कट करना. सो इफ वी कंबाइन द फ्रेज, देन द मीनिंग व्हिच कम्स आउट इज killing of a man, killing of a human being. So this is culpable homicide का literal meaning. Okay, now let's read section 299. It says whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, this is the first part, or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, this is the second part. Then third part is or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. So it says कोई भी ऐसा एक एक्ट करता है जिससे डेथ कॉज होती है. एंड नाउ द सेक्शन लेज डाउन 3 levels ऑफ मेंस rea. पहला लेवल क्या है? इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, क्लियर इंटेंशन, नहीं तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. एक ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन हो जिससे डेथ कॉज हो सकती है, डेथ कॉज करने की पॉसिबिलिटी है, वैसी बॉडीली इंजरी वो कॉज करने की इंटेंशन रखता हो. वो भी नहीं तो with the knowledge that he is likely by such act to cause death. पहले 2 पार्ट में इंटेंशन की बात हो रही थी, थर्ड पार्ट में नॉलेज की बात हो रही है. नॉलेज होनी चाहिए दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ. ऐसी नॉलेज, ऐसी कॉन्शियसनेस कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उससे डेथ कॉज हो सकती है, शायद इससे इसकी डेथ कॉज हो जाए, वो कॉन्शियसनेस. दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द थर्ड पार्ट. इफ दैट हैपेंस, इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है, that person commits the offense of culpable homicide. Okay, coming back to the PPT, let's look at all these 3 parts separately. The first part is intention of causing death. इस पार्ट में बहुत सिंपल केसेस फॉल करेंगे. It talks about the highest degree of criminality. Okay, सीधा intention of causing death reflect हो रहा. Okay, let's say किसी ने नाइफ लेके किसी के गर्दन पे मार दिया, तो दिस दिस एक्ट, उसका नाइफ लेके उसने उसके नेक पे मारा है. ओके, सो इस एक्शन से उसकी क्लियर इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है दैट ही ऑब्वियसली ही हैड अ नाइफ एंड उसने अटैक भी कहाँ पे करा है, उसके गर्दन पे किया है, नेक पे किया है. सो इस एक्ट से क्लियर इंटेंशन रिफ्लेक्ट हो रही है दैट ही वांटेड टू कॉज डेथ ऑफ दिस पर्सन. तो ऐसे केसेस पार्ट 1 में फॉलो होते हैं, बहुत सिंपल, जिससे हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी रिफ्लेक्ट होती हो. सो ऐसे एग्जांपल्स जो मैंने अभी दिया, जस्ट रिमेम्बर, या फिर और एग्जांपल्स यहाँ मैंने लिख दिए हैं. इफ यू वांट मोर एग्जांपल्स देन यहाँ लिखा है किसी ने आयरन रॉड लेके किसी के सर पे बार बार मारा है. तो इस ऐसे एक्शन से भी हाईएस्ट ऐसे एक्शन से भी पता चल रहा है कि सर पे मार रहा है, वो भी आयरन रॉड से, वो भी कई बार. सो ही वांट्स टू कॉज डेथ ऑफ दिस पर्सन. या फिर किसी को पहाड़ के टॉप पे, तो उसकी पहाड़ की चोटी से उसने धक्का दे दिया. सो व्हाट एल्स विल हैपन? ऑफ कोर्स डेथ ऑफ दिस पर्सन. सो ऐसे सिंपल से केसेस पार्ट 1 में फॉलो करते हैं. ये बहुत सिंपल पार्ट है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड. इसके आगे वाले पार्ट्स में थोड़ा समझने का है. पार्ट 2 says with intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. The keyword here is such bodily injury. इंटेंशन होनी चाहिए cause such bodily injury, मतलब बहुत स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन रखते हो, और उस बॉडीली इंजरी से संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि सामने वाले की डेथ हो सकती है. नाउ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, यहाँ पे इंटेंशन की जो बात कर रहे हैं, इंटेंशन हैज टू बी अटैच टू द बॉडीली इंजरी. जो इंटेंशन हम देखेंगे कि एक्यूज की इंटेंशन थी कि नहीं थी, वो इंटेंशन हम सिर्फ इस पर्पस के लिए देखेंगे कि उसको एक्यूज की इंटेंशन सामने वाले के वो बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी कि नहीं थी. हम इसकी बात नहीं करेंगे कि एक्यूज की इंटेंशन उसको डेथ कॉज करने की थी कि नहीं थी, ये नहीं देखेंगे. बस इतना देखेंगे
कि जो इंजरी हुई है, लेट्स से उसके एब्डोमेन में उसने कट मारा है नाइफ से, तो ऐसे पर्सन की हम देखेंगे कि एक्यूज की इंटेंशन उसके एब्डोमेन में नाइफ से कट कॉज करने की थी कि नहीं थी। बस इस चीज के लिए इंटेंशन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि अच्छा उसकी जो डेथ हुई, एक्यूज की इंटेंशन उसको डेथ कॉज करने की थी कि नहीं थी, इसकी बात नहीं करेंगे। द इंटेंशन हैज टू बी अटैच टू द बॉडीली इंजरी, नॉट डेथ। ओके, एंड सच वर्ड जो यहाँ है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ये सच का मीनिंग है द बॉडीली इंजरी शुड बी स्पेसिफिक। ओके, इट शुड बी अ स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी। एब्डोमेन में कट है, सो इट्स अ स्पेसिफिक इंजरी। ऐसे नहीं कि ए ने बी का कार से हिट कर दिया, सो उससे उसकी डेथ हुई है, सो यू डोंट नो कि इंजरी हुई कहाँ, उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ कि कहीं और वाइटल ऑर्गन डैमेज हुआ। दिस बॉडीली इंजरी वाज नॉट स्पेसिफिक, सो ऐसे केसेस फॉल नहीं करेंगे। बहुत स्पेसिफिक इंजरी होनी चाहिए। एब्डोमेन में कट कॉज किया उसने, तो उसकी इंटेंशन थी उसके कॉज करने की। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक बॉडीली इंजरीज। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इसको थोड़ा अलग अलग पढ़ते हैं। पार्ट 2 आई एम रीडिंग अगेन। विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, अनदर थिंग इज एज इज लाइकली टू कॉज। यहाँ से देखें तो दो चीजें आ रही हैं, एक है सब्जेक्टिव इंक्वायरी, एक है ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी। मतलब इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, ये है सब्जेक्टिव इंक्वायरी, कि उसकी इंटेंशन ये थी कि वो जो इंजरी कॉज हुई है उसको वो इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी कि नहीं थी। ये हमारी सब्जेक्टिव इंक्वायरी है और ये ही प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कोर्ट में। अब उस इंजरी से उसकी डेथ हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, वो इंजरी इतनी डेंजरस थी क्या कि इट वाज लाइकली टू कॉज डेथ, वो हमारी ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट में उसकी बात नहीं करेगा कि दिस इंजरी दिस वाज लाइकली टू कॉज डेथ। ये ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी है। ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी प्रोसिक्यूशन नहीं, डॉक्टर बताता है कि इस इंजरी को देख के ओके दिस इज एक्चुअली दिस कैन कॉज डेथ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी डॉक्टर बताता है। तो आई होप दिस वाज क्लियर। अभी मैंने एग्जांपल लिया था, ए ने बी को कार से हिट किया, सो ऐसे केसेस इसमें फॉल नहीं करेंगे बिकॉज इंजरी स्पेसिफिक नहीं है। ओके, मल्टीपल फ्रैक्चर से उसकी डेथ हो गई और वो बी मर गया। या फिर अनदर एग्जाम्पल, ए ने बी को धक्का दे दिया माउंटेन टॉप से, एंड वहां से वो गिर के, माउंटेन टॉप नहीं तो थोड़े एक हाइट से धक्का दे दिया, तो बी के स्कल फ्रैक्चर हो जाता है और वो मर जाता है। तो जब वो उसको एक हाइट से धक्का दे रहा था, तब उसकी इंटेंशन तो नहीं होगी ना कि मुझे इसको स्कल फ्रैक्चर ही कॉज करना है उस, और इसी इरादे से वो उसको पुश कर रहा हो। वी कैन नॉट से दैट, सो इट्स नॉट अ स्पेसिफिक इंजरी। सो ऐसे केसेस पार्ट 2 में फॉल नहीं करते। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन सच बॉडीली इंजरी बोलता है, वो स्पेसिफिक इंजरी मांगता है दिस पार्ट। ओके, नाउ इसी I hope this was clear. I'll take one example of this part, then हम आगे बढ़ेंगे। So, A punches B. A B को बहुत घूंसे मारता है। Okay. So, वो इतना उसको मारता है कि B मल्टीपल फ्रैक्चर्स से मर जाता है। उसके पता नहीं रिब्स में फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन फ्रैक्चर हो जाती है, एंड ही डाइज। नाउ इसमें हम सब्जेक्टिव इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन का बर्डन, कोर्ट में किस चीज की बात होगी, वो होगा वेदर ए इंटेंडेड टू कॉज दैट बॉडीली इंजरी। मतलब लेट्स से उसके रिब्स फ्रैक्चर हुए एंड देन उसके ऑर्गन्स डैमेज हुए एंड देन ही डाइड। सो प्रोसिक्यूशन कोर्ट में बात करेगा क्या ए की इंटेंशन थी टू कॉज दैट बॉडीली इंजरी, कि इसके रिब्स फ्रैक्चर करने हैं और इसके देन इसके ऑर्गन डैमेज से डेथ हो सकती है। तो whether he intended to cause that bodily injury or not. And the objective inquiry here will be
whether the bodily injury was likely to cause death or not. अगर उसके रिब्स फ्रैक्चर हुए और जो ऑर्गन्स डैमेज हुए, क्या वो इंजरी डेथ कॉज करने के लिए काफी थी या नहीं थी, वो हमारी ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी है। और वो बात कोर्ट में नहीं होगी, वो प्रोसिक्यूशन नहीं प्रूव करेगा इस बात को। ये डॉक्टर का ओपिनियन होता है ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी। इंजरी को एग्जामिन करके डॉक्टर बताते हैं कि ये इंजरी का नेचर देखते हुए क्या ये डेथ कॉज करने के लिए काफी थी कि नहीं थी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ, दिस इज बेटर नाउ। नाउ देयर आर 3 explanations in the section। इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बट बहुत स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन हैं, तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज a person causing bodily injury to one having disorder, disease or infirmity। किसी पर्सन को कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है या कोई इंफर्मिटी, कोई सेंसिटिविटी, वीकनेस है स्पेशल, तो उस पर्सन को बॉडीली इंजरी कॉज करता है एक्यूज्ड, और उसकी बीमारी की वजह से उसकी डेथ ज्यादा जल्दी हो जाती है या उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाती है, सेम थिंग। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि एक्यूज्ड ने ही उसकी डेथ कॉज करी। ये हम थिन स्कल रूल पीछे देखा भी था, कॉजेशन ब्रेक नहीं होती और दिस पर्सन विल बी लायबल, और उसकी डिजीज डिसऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन ने एक्सप्रेसली लिख दिया, इस बारे में क्लियर हो गया। द सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज अबाउट डेथ कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी इज कल्पेबल होमिसाइड इवन इफ ट्रीटमेंट कुड हैव प्रिवेंटेड इट। ये हमने पीछे पढ़ा है जेहोवाज विटनेस वाला केस, कि ट्रीटमेंट से अगर कोई क्योर हो जाता बट नहीं हुआ ऐसा कुछ, तब भी हम कहेंगे दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। डेथ कॉज बाय बॉडीली इंजरी इज कल्पेबल होमिसाइड इवन इफ ट्रीटमेंट कुड हैव प्रिवेंटेड इट। एक्सप्लेनेशन 2 मेड इट वेरी क्लियर। Then explanation 3 is very specific. It says death of child in womb is not culpable homicide. The reason is simple. इसके ऊपर आगे अलग से सेक्शंस दिए गए हैं। वो ये चीज अबॉर्शन वगैरह वो आगे जाके अलग से डील होता है, तो उसको कल्पेबल होमिसाइड इसमें नहीं लेके आएंगे। बट इट मे बी कल्पेबल होमिसाइड इफ एनी पार्ट हैज बीन ब्रॉट फोर्थ। ये बोलता है वो कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है अगर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बेबी, द चाइल्ड, अगर उसका कोई भी पार्ट has been brought forth, that means we are talking about delivery, the time of delivery, irrespective of him being, irrespective of him breathing or being completely born। so बच्चा पूरा पैदा हुआ या नहीं, वो ब्रीथ कर रहा था या नहीं, इसके दिस वोंट मैटर। अगर उसका कोई भी पार्ट बाहर आ गया था, वी आर टॉकिंग अबाउट डिलीवरी, सो इट मे बी कल्पेबल होमिसाइड देन। बट if the child is completely in the womb, तब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात नहीं करेंगे। so this is very specific, this explanation, so I hope this is clear। now let's talk about part 3 of section 299। it talks about knowledge that he is likely by such act to cause death। उसके किसी एक्शन से डेथ कॉज हो सकती है, उसको ये नॉलेज थी। दिस इज द दिस इज ऑल्सो सिंपल पार्ट, और ये रेजिडुअरी पार्ट है, मतलब जो केसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं फॉल करते, पार्ट 3 में आ जाते हैं वो केसेस। और सिंस इसमें नॉलेज की बात हो रही है, इंटेंशन की बात पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो रही थी, पार्ट 3 में नॉलेज की बात हो रही है। और हमने बात की थी कि इंटेंशन की हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी होती है, नॉलेज की उसके नीचे होती है, ओके, क्रिमिनलिटी। सो नॉलेज आ गया यहाँ पे, तो इसकी तीनों पार्ट्स में देखा जाए तो इस पार्ट में लोएस्ट डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी होती है, ओके। नाउ नॉलेज की जब हम बात करेंगे, दिस इज सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल पर्सन, रीजनेबल मैन का स्टैंडर्ड लगाएंगे। एंड इट कवर्स 2 टाइप्स ऑफ केसेस। पहला, वेयर इंटेंशन इज नॉट प्रूव्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स पहले 2 पार्ट्स में अगर इंटेंशन प्रूफ हो जाती है तो पहले 2 पार्ट्स में फॉल करता केस, बट इंटेंशन प्रूफ नहीं हुई, देन हम नॉलेज पे आएंगे। दूसरे टाइप्स ऑफ केसेस, where death is caused by bodily injury but bodily injury was not specific।
पार्ट 2 में हमने जो बात की थी विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, यहाँ पे स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी की बात हुई, लेकिन व्हाट इफ बॉडीली इंजरी स्पेसिफिक नहीं है, तो पार्ट 2 में वो फॉल नहीं करेगा, ऑफ कोर्स पार्ट 3 में कर जाएगा। पार्ट 3 इज द रेसिडुअरी पार्ट। एंड हमने ये भी बात की थी, जैसे ए ने बी को हिट किया या फिर एक हाइट से पुश कर दिया एंड उसके मल्टीपल अननोन फ्रैक्चर्स से या स्कल फ्रैक्चर एनीथिंग, उससे डेथ हो जाती है, विच इज नॉट अ स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी। सो इस रीजन से ये पार्ट 2 में फॉल नहीं किया था, ये वाले केसेस। ऐसे केसेस पार्ट 3 में फॉल करेंगे। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस इज द रेसिडुअरी पार्ट। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 299 के all 3 parts. Then there's one thing, death should be the direct consequence of the accused act. Accused के actions का death direct consequence होना चाहिए। ओके, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। इस पे एक केस है, रेवराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ऑल्दो ये सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं है, एमपी हाई कोर्ट का है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड केस है एंड अच्छा केस है। तो इसके फैक्ट्स कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे लिख देते हैं एंड देन यू हैव टू चूज। सो ये थोड़े पहले पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुका है। तो इस केस में देख लेते हैं क्या हुआ। ओके, सो इन दिस केस एक्यूज्ड जो था उसने नाइफ से अपनी वाइफ को मल्टीपल इंजरीज कॉज की थी। ओके, एंड उस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। बट बीच में क्या होता है, हॉस्पिटल में कुछ फीवर आता है उसको, और फीवर की वजह से उसकी कंडीशन और वर्स होती जाती है और इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होता कुछ, उसकी कंडीशन में और बुरी होने लग जाती है बिकॉज ऑफ दैट फीवर, एंड शी बिकेम वेरी वीक एंड अल्टीमेटली शी डाइड इन द हॉस्पिटल ओनली आफ्टर डेवलपिंग दैट फीवर। सो कोर्ट इसने बोला, एक्यूज ने बोला दैट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, वो मैंने ठीक है स्टैप किया था, लेकिन वो फीवर आने के बाद उसकी डेथ हुई है, मेरे एक्शन की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई है। ओके, माय एक्शंस वर नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, सॉरी, द डेथ वाज नॉट द अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय एक्ट, दिस वाज हिज डिफेंस। बट कोर्ट ने बोला कि नहीं, वो हॉस्पिटल में थी, उसको वहां पे फीवर आया, श्योर, बट वो हॉस्पिटल में थी बिकॉज यू स्टैप्ड हर, शी वाज देयर इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज you caused those injuries. So it was all because of your actions, and your action, her death is a direct consequence of your actions, court said this. and ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है, उसने उसको इंजरीज कॉज करी एंड मीनवाइल द ट्रीटमेंट ओनली उसको फीवर आया एंड देन शी डाइड। सो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है ये सब, और ये 299 पार्ट 2 में फॉल हुआ था बिकॉज द he intended to cause those injuries using that knife, and that injury, because of that injury only she died. So there was such bodily injury, specific one, hence court ने बोला her death is a direct consequence of the accused act. So I hope this is also clear. Now, before I come to murder, just one small section. Section 301 थोड़ा ignored है, but it's important. इस पे क्वेश्चन आता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस कौन से सेक्शन में है, इस तरह से पूछा जाता है, या फिर कोई इलस्ट्रेशन दे देंगे एंड देन दे आस्क यू, बट दे माइट इनडायरेक्टली रेफर टू दिस one section 301. This section deals with cases जहां एक पर्सन जिसकी डेथ कॉज हुई है, उसको कॉज करने की इंटेंशन नहीं थी, किसी और की डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी, बट किसी और की हो गई, वैसे केसेस। ओके, जैसे खाने में पॉइजन मिक्स किया, ए का खाना था और उसमें पॉइजन मिक्स किया विद एन इंटेंशन कि ए इसको खा के मर जाएगा,
बट ए के खाने से पहले बी आके उसका खाना टेस्ट कर लेता है एंड देन बी डाइड। सो यू कैन नॉट से कि अरे बी को मारने की तो इंटेंशन ही नहीं थी, इंटेंशन तो ए को मारने की थी बट उसको कुछ नहीं हुआ, सो मैं तो गिल्टी नहीं हूँ बिकॉज बी को तो मारने का मैंने सोचा भी नहीं। सो ऐसे ही डिफेंस से डील करने के लिए सेक्शन 301 है। इट सेज culpable homicide by causing death of a person other than the person whose death was intended. So मैंने सेक्शन को ब्रेक डाउन कर दिया है। I'm reading it. If a person does an act with intention or knowledge likely to cause death, या तो इंटेंशन हो या नॉलेज हो कि सामने वाले की डेथ हो सकती है मेरे एक्ट से, commits culpable homicide by causing death of a person. पर्सन की डेथ कॉज होती है, he commits culpable homicide whose death he neither intended nor knows to likely be caused. ऐसे पर्सन की डेथ कॉज होती है जिसको मारने की ना तो इंटेंशन थी ना नॉलेज थी। देन ऐसे केसेस में culpable homicide would be of such description as if he caused death of the person he intended or knew to likely be dead. हम उसकी इंटेंशन नॉलेज को शिफ्ट कर देते हैं बेसिकली। अगर उसको उस पर्सन को मारने की इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी जो मर गया, हम ऐसा मानेंगे कि जो मरा है उसको तुम्हारे एक्शन की वजह से मरा है, राइट? सो हम ऐसा मानेंगे कि तुम इसको मारने की इंटेंशन और नॉलेज रखते थे। ये मैलिस शिफ्ट हो जाता है, मेंसरिया शिफ्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस सेक्शन 301 में है। ओके, सो दिस इज, बस इतना सिंपल सा सेक्शन है। बस ये डॉक्ट्रिन याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ओके, और यहाँ जो एग्जाम्पल लिखा है सेम चीज लिखी है जो अभी मैंने बताई आपको। सो दिस इज सेक्शन 301। नाउ वील डिस्कस मर्डर, सेक्शन 300। ओके, नाउ लेट्स सी, पहले उससे पहले ये चीज देख लेते हैं। सेक्शन 299 पार्ट 1 में देखिए, मर्डर अगर प्रूफ करना है तो ये जब बस पहले जान लीजिए कि ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड, बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड, अगर कोई मर्डर है तो डेफिनेटली वो कल्पेबल होमिसाइड में तो आएगा। सो अगर मर्डर प्रूफ करना है, पहले हम कल्पेबल होमिसाइड पे आते हैं। 299 पार्ट 1 जो था, विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है देन 300 पार्ट 1 पे आएंगे। वो भी यही बोलता है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर पार्ट 2 में कुछ फॉल कर रहा है, 299 पार्ट 2, उसको मैं दिखा देती हूँ। विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी लाइक एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है देन 300 पार्ट 2 और 3 देखेंगे। 300 पार्ट 2 भी बॉडीली इंजरी के बारे में ही बोलता है, पार्ट 3 भी बॉडीली इंजरी के बारे में बोलता है। अगर 300 पार्ट 2 और 3 भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, मान लेते हैं, देन इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। बट मान लेते हैं 299 पार्ट 2 सेटिस्फाई हुआ था लेकिन 300 पार्ट 2 या फिर 300 पार्ट 3 सेटिस्फाई नहीं हुआ, देन इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ओके, तो इस तरह से हमारा होमिसाइड या तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा या फिर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। तो वो जैसे जैसे ये सेटिस्फाई होंगे एसेंशियल्स, वो उस पर डिसाइड होगा। ओके, सो इस चीज पे जो लिंक है उस पे मैं थोड़ा सा बाद में आती हूँ, पहले 300 समझ लेते हैं। ओके, नाउ सेक्शन 300 अबाउट मर्डर बेर एक्ट देखते हैं पहले। It's slightly lengthier. Okay. Section 300, I'm reading it. Murder. It says, except in the cases hereinafter accepted. मतलब आगे थोड़े से exceptions दिए हुए हैं, अभी इसको भूल जाते हैं, उस पे हम बाद में आएंगे। Culpable homicide is murder
if the act by which death is caused is done, first part is with the intention of causing death. Sorry. So if there is intention of causing death, वो फर्स्ट पार्ट में फॉल करेगा. और सेकेंड पार्ट इज if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of a person to whom harm is caused. So this is the second part of section 300. ऐसी ये थोड़ा up to 99 part 2 के जैसा है. देखिए बॉडीली इंजरी की बात कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, यहाँ पे भी स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी की बात हो रही है. सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ. यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज. यहाँ पे नॉलेज एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे दिया गया है, थोड़ा डिफरेंस है, उस पर हम आएंगे. थर्डली, थर्ड पार्ट ऑफ सेक्शन 300 ये भी बॉडीली इंजरी से ही डील करता है. ये भी थोड़ा सा 299 पार्ट 2 के जैसा लगेगा. If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Intention हो to cause bodily injury to any person and जो bodily injury कॉज हुई है, इंटेंशन थी कॉज करने की, वो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर. आमतौर से उसका नेचर ऐसा है कि वो सफिशिएंट है, काफी है डेथ कॉज करने के. दिस इज थर्डली. देन फोर्थली, फोर्थ पार्ट इज इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without an excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid. मतलब वो पर्सन के पास ऐसी नॉलेज है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ ये इतना डेंजरस एक्ट है कि 100% इन ऑल प्रोबेबिलिटी, सारी संभावना में इस पर्सन की डेथ कॉज होनी, ये उसको नॉलेज है. या फिर वो एक ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है, सच बॉडीली इंजरी जिससे डेथ कॉज हो सकती है. और वो ऐसी जो बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है वो ये कर रहा है विदाउट वो जो भी एक्ट या बॉडीली इंजरी कॉज कर रहा है ही इज डूइंग दैट विदाउट एनी एक्सक्यूज. मतलब कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है उसके पास. एक्सक्यूज आप लीगल रीजनिंग नहीं है उसके पास ऐसे कुछ करने की. जैसे सपोज एक 4 मंजिला बिल्डिंग है, एक 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और 4th फ्लोर पे पूरी बिल्डिंग में मान लेते हैं आग लगी है. 4th फ्लोर पे देयर इज अ वुमन स्टैंडिंग इन हर बालकनी होल्डिंग अ स्मॉल बेबी. अब वो देखती है कि इतनी ज्यादा आग है कि नेक्स्ट 2 मिनट्स में वी बोथ आर गोइंग टू डाई और बहुत बुरी आग है, रिस्क का तो ऑप्शन ही नहीं है. सो वो क्या करती है, नीचे भीड़ है, अपने बहुत पैनिक होके अपने बेबी को बालकनी से नीचे फेंक देती है सोच के हो सकता है चांस है कि ये बच जाए. यहाँ पे तो 100% वी बोथ आर गोइंग टू डाई. और वो अपने बेबी को 4th फ्लोर से नीचे फेंक देती है कि क्या पता ये बच जाए, यहाँ पे तो जल जाएगा, 100% ही इज गोइंग टू डाई. सो ही इज ऑफ कोर्स कमिटिंग सम एक्ट बट शी इज डूइंग इट विद एन एक्सक्यूज. वो सोच के कर रही है कि शायद इस तरह से उसकी जान बच जाए, शायद उससे भी वो भी नॉर्मल कोर्स में तो नहीं बचेगी, लेकिन एक चांस तो है ना. यहाँ पे तो बिल्कुल भी चांस नहीं है. ओके सो ऐसे केसेस में एक्सक्यूज है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं द पर्सन इज डूइंग एनी एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज. ओके. फोरसेट का मतलब होता है सिमी जो अभी ऊपर कही गई बात, जो अभी सच इंजरी एज अ फोरसेट मतलब जो अभी ऊपर एक्सप्लेन की गई वैसी इंजरी. दे आर जस्ट नॉट रिपीटिंग बट दे आर जस्ट सेट. ओके सो दिस इज सेक्शन 300. अभी हम इन सारे पार्ट्स को एक एक करके देख लेते हैं. ओके सो इन चारों में से कोई एक पार्ट प्रूफ करना होता है. ऐसा नहीं कि चारों प्रूफ करने हैं, कोई भी एक करना होता है. सो द पार्ट 1 was with intention of causing death.
अगेन वेरी सिंपल। ओके, बहुत सिंपल है। 299 पार्ट 1 और 300 पार्ट 1 दोनों का सेम टेक्स्ट है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, और दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है। अगर 299 पार्ट 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 300 पार्ट 1 में वो फॉल करेगा। इसमें सेम केसेस आ जाएंगे। किसी ने नाइफ लेके किसी के गले पे मार दी, तो वेरी क्लियर इंटेंशन इज रिफ्लेक्टिंग दैट दिस पर्सन had an intention, a clear intention of causing this person's death. So सिंपल से केसेस इसमें फॉलो करेंगे। 299 पार्ट 1 में अच्छे से डिस्कस किया था हमने, सेम चीज यहाँ है। नाउ एक केस है वसंत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वसंत, इस केस में क्या हुआ था, एक्यूज्ड और डिसीज्ड ये दोनों पहले से जानते थे एक दूसरे को, और इनकी बहुत पुरानी कोई खानदानी दुश्मनी थी। देन एक दिन क्या होता है, एक्यूज्ड अपनी जीप लेके रोड पे जा रहा होता है, एंड वो जो डिसीज्ड होता है, मतलब उसका दुश्मन, उसके ऊपर से जीप लेके तेज स्पीड में भाग जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस हिज एनिमी ही डाइज। सो ये कहता है कि ये तो एक्सीडेंट था एक। यहाँ कोर्ट ने बोला कि योर एक्शंस, दैट यू वर ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, तुम पहला तो रॉन्ग साइड पे चल रहे थे, ओके, और तुम्हारी पुरानी दुश्मनी भी रह चुकी है इसके साथ। सो इन सारी चीजों से ये चीज साफ रिफ्लेक्ट हो रही है दैट यू हैड अ वेरी क्लियर इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ योर एनिमी, ऑफ दिस पर्सन। सो ये ऐसे केसेस, ये केस भी 300 पार्ट 1 में फॉल हुआ। ओके, देन पार्ट 2, इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी likely to cause death as the offender knows it. It's very similar to 299 part 2 जिसमें बोला था intention to cause such bodily injury likely to cause death. यहाँ पे एक added element है knowledge as the offender knows it. So यहाँ दो level of mens rea हमें prove करने हैं. First is intention to cause bodily injury. Bodily injury cause करने की intention होनी चाहिए. दूसरा हो गया knowledge of the offender, मतलब knowledge of the accused that the act was likely to cause death of the person to whom harm was caused. Okay, दो लेवल ऑफ मेंसरी हमने डिस्कस कर लिए। अब 299 पार्ट 2 में भी नॉलेज के अलावा यही चीज थी, बट नॉलेज से डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड इज रिक्वायर्ड। सो हम एक्यूज्ड के नजरिए से देखेंगे कि उसका पर्सनल परसेप्शन, उसको ये लगा कि ये जो एक्ट कर रहा है उससे उसकी डेथ हो जाएगी, हो सकती है, उसका पर्सनल परसेप्शन, उसको ये लगा कि नहीं, वो नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड, दिस आल्सो हैज टू बी प्रूव्ड है। ओके, अब यहाँ नॉलेज एक स्पेशल नॉलेज होती है, तो इसमें ऐसे केसेस फॉल करेंगे कि लेट्स से ए कि एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन थी, कि अगर ही यूज्ड टू टेक ब्लड थिनर्स मेडिसिन, तो अगर उसको कहीं डीप कट लग जाए तो वाइटल ऑर्गन पे, सो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकने वाली अनलेस उसको बहुत जल्दी अर्जेंटली उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, अनलेस ही माइट जस्ट डाई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। ब्लड थिनर्स में ऐसे ही होता है। सो दिस पर्सन हैड दिस नॉलेज, एंड ये क्या करता है, लेट्स से ये पर्सन हाईवे पे जा रहा होता है, वहां पे तो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इमीडिएटली, सो वो उसको वहां चेज करके ही कॉजेज अ डीप कट ऑन हिज वाइटल ऑर्गन एंड दिस पर्सन डाइज। बट एक नॉर्मल पर्सन नहीं मरता उतने इंजरी से। सो दिस स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी, and this person had the knowledge that this is likely to cause death of this person. So intention भी थी उस बॉडीली इंजरी को कॉज करने की, और वो नॉलेज भी थी कि इससे, इस इंजरी से इसकी डेथ कॉज हो सकती है। सो ये ऐसे केसेस पार्ट 2 में फॉलो करेंगे। अनदर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर इज, ए का ऑपरेशन हुआ था और उसको लेट्स से एब्डोमेन में
बहुत सारे स्टिचेस आए हुए थे। अभी 2 दिन हुए उसको ऑपरेशन होके। बी को ये पता थी बात। बी क्या करता है, उसको जहां उसके स्टिचेस थे एग्जैक्टली वहीं पे उसको 5-6 घूंसे मार देता है वहां पे, कि अभी इसके जो स्टिचेस हैं वहां पे लगेगी और वहां पे इसके स्टिचेस ब्रेक हो जाएंगे और ऑलरेडी इसकी बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। सो ऐसे केसेस में देयर वाज एन इंटेंशन टू कॉज अ स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी। वहीं पे उसको घूंसा मारना था, स्पेसिफिक बॉडीली इंजरी कॉज करने की तो इंटेंशन है। एंड ही ऑल्सो हैड दिस नॉलेज दैट दिस इज लाइकली टू कॉज डेथ, राइट। सो ये भी क्लियरली पार्ट 2 में, 300 पार्ट 2 में फॉल करेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, इंटेंशन और नॉलेज कैसे बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड अंडर पार्ट 2, एंड एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ये भी हमने डिस्कस किया हाउ 299 पार्ट 2 इज सिमिलर टू 300 पार्ट 2। बस 300 पार्ट 2 में नॉलेज इज द एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट, एंड इस नॉलेज के होने से एक डिग्री बढ़ जाती है क्रिमिनलिटी की। एक थोड़ी पॉसिबिलिटी से सर्टेनिटी बन जाती है कि इंटेंशन भी है, नॉलेज भी, थोड़ा सा सर्टेनिटी ऑफ डेथ शो करता है, नॉट जस्ट अ पॉसिबिलिटी। ओके, and we have already discussed this how this part it also includes a situation where victim has knowledge of his disease or health condition and that his ordinary act would cause his death। एक मामूली एक्ट से भी उसकी कॉज हो सकती है, ऐसी उसके पास नॉलेज हो। ऐसे केसेस भी इसमें आते हैं, अभी हमने वही डिस्कस किया। एक पंच करने से, घुसा मारने से नॉर्मल पर्सन की तो डेथ नहीं होगी ना, बट उसको पता था कि इसके वहीं पे स्टिचेस हैं और ऐसे करने से इसकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे केसेस इसमें आए। ओके, so I hope this part 2 was clear. Part 3 is also slightly similar. It says intention of causing bodily injury and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. So इसको break करते हैं। पहले तो there must be an intention to cause bodily injury. Okay, then the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature। and है तो दोनों चीजें आएंगी, both has to be proved। bodily injury जो inflict की गई है that should be sufficient in the ordinary course of nature, मतलब आमतौर से वो काफी हो डेथ कॉज करने के। ओके, नाउ इसमें भी सब्जेक्टिव इंक्वायरी और ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी। सब्जेक्टिव इंक्वायरी होगी, क्या एक्यूज की इंटेंशन थी वो बॉडीली इंजरी कॉज करने की कि नहीं। ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी होगी, वो इंजरी देख के डॉक्टर विल टेल if this injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death or not। ये डॉक्टर का ओपिनियन होगा। he will examine the injury and he will tell कि ये इंजरी sufficient है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने के कि नहीं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 300 पार्ट 2 और 300 पार्ट 3 बॉडीली इंजरी पे हैं दोनों, छोटा सा डिफरेंस है। 300 पार्ट 2 था हमारा बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ के ऊपर, एंड 300 पार्ट 3 में हम बात करें लाइकली नहीं, हम बात करें इट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ओके, सो पार्ट 2 में जहां लाइकली टू कॉज डेथ कहा था, वहां एक्यूज का पर्सनल परसेप्शन की हम बात कर रहे थे। मतलब एक्यूज को क्या लगता है कि उसके पास वो क्या समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ इससे डेथ कॉज हो सकती है। लाइकली, इट्स लाइकली, देयर इज सम पॉसिबिलिटी। ओके, बट पार्ट 3 में थोड़ा हायर क्रिमिनलिटी होगी। ये यहाँ पे हमें एक्यूज के परसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम डॉक्टर से ओपिनियन लेते हैं कि क्या इसने जो इंजरी कॉज करने की, जो कॉज करने की इंटेंशन थी और उस जो कॉज हुई है बॉडीली इंजरी, सेम थिंग, उससे क्या दैट इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, इज इट सफिशिएंट टू कॉज डेथ। वो डॉक्टर का ओपिनियन होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द पार्ट्स, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आई एम कमिंग बैक टू द लिंक। 299 पार्ट 2 अगर सेटिस्फाई हो गया तो वेदर इट इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और नॉट, वो हम चेक करेंगे 300 पार्ट 2 और या फिर 300 पार्ट 3 भी।
तो 299 पार्ट 2 हमारा अगर सेटिस्फाई हो गया, क्या था मैं दिखा देती हूँ। विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, 299 पार्ट 2 सब सेटिस्फाई हो गया, तो हम 300 पार्ट 2 और 300 पार्ट 3 ये दोनों चेक करेंगे। अगर ये दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो रहा है, देन इट इज कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, 302 में पनिशमेंट होगी। बट अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 304। ओके, नाउ हमने 299 पार्ट 2 और 3 देख लिया। वन वेरी इंपॉर्टेंट केस, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये अगर आप लिखें तो इट विल बी, इट विल मेक योर आंसर एक्सीलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें काफी लंबा डिस्कशन किया था कोर्ट ने। मैं ब्रीफ फैक्ट्स बता देती हूँ, देन आई विल शो यू द जजमेंट। इसमें क्या हुआ था, एक्यूज्ड ने जो डिसीज्ड था सामने वाले के, अपने स्पेयर, एक टूल होता है, इट्स अ शार्प टूल, उससे उस वो स्पेयर पहले से ही लेके चल रहा था, और उस स्पेयर से उसने सामने वाले के, मतलब डिसीज्ड के, जो ग्रीवियस हर्ट कॉज किया। उसने पहले से ही सोचा था कि इसको बताना है मुझे, इसको सबक सिखाना है, उसने पहले से प्लान किया हुआ था, लेकिन इन द मोमेंट he did a little more harm than he planned. In that moment, in that rage, ज्यादा ही हो जाता है उससे, जितना उसने प्लान किया था उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, 1 सेकेंड। Okay, let's look at the judgment. This is Virsa Singh versus स्टेट ऑफ पंजाब, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेट्स लुक एट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। सी, कोर्ट ने इसमें बोला, पहले तो ये जो केस था ये फॉल हो रहा था सेक्शन 300 क्लॉज में। ओके, थर्ड क्लॉज में आई शो यू द थर्ड वन, where it says intention of causing bodily injury and bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. So यहाँ पे the doctor's opinion was the injury he caused, this injury is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. And जो injury हुई थी, he had the intention of causing, he actually planned to do that, to inflict that bodily injury. So he planned it, intention तो satisfy हो गई, and डॉक्टर्स ओपिनियन भी था, so 300 thirdly satisfy हो रहा था। अब इसमें कोर्ट ने थोड़े से टेस्ट ले डाउन किए थे। कोर्ट सेड द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स बिफोर इट कैन ब्रिंग अ केस अंडर 300 thirdly। 300 पार्ट 3 में इसको लाने के लिए ये थोड़े से पॉइंट्स कोर्ट ने बताया, ये सब सेटिस्फाई होने चाहिए। So the first thing is it must establish, prosecution must establish quite objectively that a bodily injury is present। मतलब ऑब्जेक्टिवली ये इस्टेब्लिश होना चाहिए बॉडीली इंजरी प्रेजेंट है या नहीं, मतलब प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंडली, द नेचर ऑफ द इंजरी मस्ट बी प्रूव्ड। दीज आर द प्योरली ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। नेचर ऑफ द इंजरी प्रूव होना चाहिए, just this much. Then thirdly, it must be proved that there was an intention to inflict that particular bodily injury, matlab a very specific bodily injury, that it was not accidental or unintentional, or that some kind of injury was intended। मतलब एक पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी इन्फ्लिक्ट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, जो इंजरी कॉज हुई है वही कॉज करने की इंटेंशन थी, ये नहीं कि एक्सीडेंट में, अनइंटेंशनल या एनी अदर थिंग, ऐसे बॉडीली इंजरी नहीं, द इट शुड बी इंटेंशनल। ओके, इट शुड बी प्रूव, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट। देन जब ये तीनों एलिमेंट प्रूव हो जाते हैं तो इंक्वायरी आगे बढ़ती है, द इंक्वायरी प्रोसीड्स फर्दर। Fourthly, it must be proved that the injury of the type
just described, made up of the three elements set out above, is sufficient to cause death in the ordinary course of nature. मतलब it must be proved that the injury is sufficient to cause death in the ordinary course of nature. आमतौर से वो इंजरी काफी होनी चाहिए डेथ कॉज करने की. This part of the inquiry is purely objective and inferential and has nothing to do with the intention of the offender. मतलब ये वाला जो पार्ट है इंक्वायरी का, ये इसको हम इंटेंशन से लिंक नहीं करेंगे. It has nothing to do with the accused intention. Okay. Now, another thing I want to show you here is, court also said whether the wound is serious or otherwise, and if serious, how serious, is totally separate and distinct question and has nothing to do with the question whether the prisoner intended to inflict the injury in question. मतलब हमें इंटेंशन सिर्फ उसी से अटैच करनी है बॉडीली इंजरी से. बॉडीली इंजरी, वो बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी कि नहीं, बस इंटेंशन का इतना ही रोल है. अब उस वुंड से, उस इंजरी से उतनी सीरियस है कि नहीं, उस इंजरी का नेचर कैसा है, कि वो काफी है डेथ कॉज करने के कि नहीं, वो अलग इंक्वायरी है. इट्स टोटली सेपरेट एंड इट्स अ डिस्टिंक्ट क्वेश्चन. ओके, इससे इंटेंशन को लिंक करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो यही इंपॉर्टेंट पार्ट आई वांटेड टू शो in Vesa Singh versus State of Punjab. You can write it in your answers. Okay. So this was Vesa Singh versus State of Punjab. Now 300 part 3 में इतना ही है. Let's move to 300 part 4. It talks about knowledge. अभी तक तीनों पार्ट में इंटेंशन की बात हो रही थी, राइट? अब we are talking about knowledge. Knowledge में we have already discussed this, how degree of criminality is a little lower. Intention की criminality high है, knowledge की उससे नीचे. Okay. Then अच्छा, one thing, अगर किसी को confusion हो तो degree of criminality से फर्क कैसे पड़ता है? मर्डर तो वो वैसे भी होगा, उसकी पनिशमेंट 302 में ही होगी, प्रूव हो जाता है तो. सो डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी से और इन डिफरेंट पार्ट से फर्क ऐसे पड़ेगा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होता है वो कम होगा. अगर किसी की इंटेंशन है टू कॉज डेथ, किसी ने तलवार लेके किसी गर्दन पे मार दिया, वो तो क्लियर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ दिख रही है. बट किसी के पास एक ये पार्ट 4 में कोई फॉल कर रहा है, द पर्सन हैड अ नॉलेज कि मैं जो कर रहा हूँ उससे इसकी इतना खतरनाक एक्ट है कि इससे इसकी डेथ कॉज हो सकती है. सो ऐसे एक्ट्स में, और हमने अभी जो डिस्कस किया पार्ट 1 में जो फॉल करते हैं केसेस, तलवार वाला एग्जांपल मैंने भी लिया, दोनों में फर्क है, राइट? तो इनका जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा उसमें भी फर्क होगा. फर्स्ट केस वाले को ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी फॉर अ लॉन्गर टर्म, राइट? एंड ऐसे जिनकी डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी लोअर होती है उसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट भी कंपेरेटिवली कम होगा. ओके, नाउ 300 part 4 देख लेते हैं. It talks about knowledge that the act is so imminently dangerous so as to cause death or bodily injury likely to cause death. So first thing is the person should have the knowledge. Okay, पहले तो एक्ट जो है उसका नेचर होना चाहिए इमिनेंटली डेंजरस. वो इतना डेंजरस एक्ट है और जो पर्सन कर रहा है वो एक्ट, उसको नॉलेज हो that whatever I'm doing is so imminently dangerous that in all probability 100% this will cause death, या फिर any bodily injury likely to cause death. This will either cause death या फिर this will cause any bodily injury which might cause death. Okay, and this person has this knowledge. The act is committed without an excuse. कोई reasonable justification ना हो इसके पास कि whatever I'm doing, even though it is so imminently dangerous that it will 100% cause death,
even then, he is committing it, he should commit it without any excuse. Okay. So these are the essentials of 300 part 4. And it another thing is without an excuse जो phrase है, इसमें section there are some exceptions to section 300. 5 exceptions हैं. वो exceptions के अलावा जो cases होंगे विदाउट एन एक्सक्यूज में वो फॉल करेंगे. विदाउट एन एक्सक्यूज जो यहाँ पे वर्ड है और जो 300 के एक्सेप्शंस हैं बोथ आर डिफरेंट. ओके. It without an excuse contemplates situations other than those which fall within the 5 exceptions to section 300. ये exceptions हम अभी discuss करेंगे after this. So I'll give you illustration of this part 300 part 4. So suppose A और B हैं. A और B बहुत डिस्टेंस पे खड़े हैं. ओके. B कहीं खड़ा है और A बहुत दूर उससे खड़ा हुआ है. And A had a machine gun. And A, with a blurry target, he smashes the machine gun. So he had the knowledge that the act he is committing, this is so imminently dangerous as to cause death. Death नहीं तो ऐसी bodily injury इसको cause होगी that is likely to cause death. Okay, ये ऐसे cases होंगे. So I hope this was clear. We have discussed all 4 parts of section 300. Okay. I hope all of it was clear. Now there are 5 exceptions to section 300. ये थोड़ा lengthy है. Grave and sudden provocation. Then I want to discuss this case KM Nanavati versus State of Maharashtra, very important case. Then exception to private defense, acts of public servant, sudden fight and consent. 5 exceptions हैं. Grave and sudden provocation is the most important one. So I want to discuss all these tomorrow. अभी अगर हम करेंगे तो easily class थोड़ा 30-40 minutes stretch हो जाएगी. So I think we can do it tomorrow. So मैं थोड़े से doubts ले लेती हूँ. You can type your doubts in the chat box. And also let me know if this was clear or not. I'll take your feedback for tomorrow's class. Munir, reference book you are asking. So Pillai is a very good book for IPC. So Pillai से आप पढ़ सकते हैं. And I would also recommend reading the latest case laws. हम कल थोड़ा discuss करेंगे. तो अगर आप अपने latest judgments भी कहीं answers लिखते हैं, then it's very impressive. You can write your questions in the chat box. Bhavanshi, you are referring to torts. See, I won't go in torts. Discussion कहीं और चला जाएगा. But IPC में strict liability offenses are those जहाँ mens rea की जरूरत नहीं होती. Only the actus reus is enough to convict. Okay. सिमी, आपका मैं आंसर कर चुकी हूँ क्वेश्चन. Intentional knowledge. See, intention means a specific purpose.
a goal, an aim, you can say, कोई purpose हो. Okay, like intention to cause death. This is the intention. Intention और motive भी बता देती हूँ. थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग. मोटिव इज आपकी रीजनिंग क्या थी एक्ट कमिट करने की. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर एनिमीज, और वो ए ने बी को पैसे दिए थे और वो चुका नहीं रहा, बहुत टाइम हो गया. तो वो लोन, वो एनमिटी, वो दुश्मनी, वो है मोटिव. ओके, मोटिव टू किल, दैट इज द मोटिव, दुश्मनी. बट to commit his murder, that is the intention, the action. Okay, and knowledge intention के नीचे होती है, criminality उसकी. Knowledge is slightly lower in degrees, and knowledge, I've already explained, is the consciousness, that is the awareness that you are committing this thing, and the consequence might be this particular thing. So वो एक awareness होती है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उसका कॉन्सिक्वेंस डेथ हो सकता है. ये एक कॉन्शियसनेस होती है, दैट इज नॉलेज. ओके, रक्षा, थैंक यू, दैट्स वेरी स्वीट, दैट्स ग्रेट. So for an act, Deepthi is asking to come under section 300, it must fulfill. I think you wanted to write section 299. Yes. सी, यहाँ हमने देखा ना, लिंक में दिखा देती हूँ. 299 पार्ट 1 में जो फॉल करेगा वो 300 पार्ट 1 में भी फॉल करेगा, बिकॉज सेम है दोनों. एंड व्हेन वी से all murders are culpable homicide, this is what we mean. Culpable homicide satisfy होने के बाद ही हम ये मर्डर सेक्शन 300 पे आते हैं. 299 सेटिस्फाई होने के बाद ही 399 पे आते हैं. पार्ट 1 तो बहुत सिंपल है, उसकी बात नहीं करते. बट पार्ट 2 बॉडीली इंजरी वाला, वो सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर 300 पार्ट 2 और 300 पार्ट 3 चेक करेंगे. ये दोनों भी बॉडीली इंजरी वाले थे. तो इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई अगर हो जाता है, देन वील कॉल इट कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर. बट इन दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता, 299 पार्ट 2 सेटिस्फाई हो गया था, देन वील कॉल इट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ओके, एंड सेम गोज फॉर 299 पार्ट 3. 299 पार्ट 3 हो रहा है सेटिस्फाइड, सो वील चेक फॉर 300 पार्ट 4. 299 पार्ट 3 सेटिस्फाई हो गया, लेट्स से 300 पार्ट 4 सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो we'll call it culpable homicide not amounting to murder. Okay, just culpable homicide. And 300 part 4 let's say satisfy हो जाता है, तो we'll call it culpable homicide amounting to murder. Okay. Dheeraj, okay, I'll answer. You're saying batch, about the upcoming batch. Yes, the batch will, the judicial batch, the 6 months batch I'm referring to. This will start on 4th December, and registrations are about to be closed. थोड़े से स्लॉट्स हैं बस, आई थिंक 4-5 स्लॉट्स हैं बस, एंड रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने वाले हैं, बिकॉज बैच स्टार्ट होगा दिसंबर में. 4th December से बैच स्टार्ट होगा. इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, you can check the details on the website www.judicio.com, and you can reach us out. We can guide you admission process and all. You can just reach us out. Okay, so I hope that's it. All right, Dheeraj, that's great. You're already registered. So, okay. Phase the batch will start on 4th. You will receive the details. Okay, so I hope today's session was clear. Kal same time 7 o'clock we'll meet, and we'll discuss the exceptions of section 300, and then we will discuss the differences between culpable homicide and murder. So let's meet tomorrow again. Thank you all for joining.
You all may leave the session now. Thank you very much.